वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था। इसके बाद थर्ड पॉइंट डाले इसमें माध्य आयु। थर्ड पॉइंट है आपका माध्य आयु, जैसी भी संख्या चल रही है उस हिसाब से डाल देना। माध्य आयु इसको बोलेंगे इंग्लिश में अगर बोले तो मीन लाइफ। मीन लाइफ माध्य मतलब औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। तो आयु का औसत करना है हमें। तो आयु का औसत आप किस तरह से निकालोगे? आयु, यहाँ पर आयु से मतलब क्या है कि यहाँ पर लगातार पार्टिकल हैं, कोई भी अस्थायी पार्टिकल्स हैं, वो स्थायी पार्टिकल में चेंज हो रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वहां पर अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करके वो स्थायित्व को प्राप्त कर रहे हैं वहां पर। तो इसके लिए उनका कुछ ना कुछ जीवन काल होगा, उसमें प्रत्येक परमाणु एक निश्चित समय के लिए जी रहा है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, लगातार विघटित हो रहा है। जैसे रेडियम के 1000 परमाणु में पहले एक गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया। तो मान लिया कि हमने 600वां पार्टिकल है, कितने समय के लिए जीवित बना हुआ है, कितने समय के पश्चात वो डिके हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। ये कितना भी हो सकता है, या तो वो 0 समय पर डिके हो सकता है या वो इनफाइनाइट समय पर डिके हो सकता है, मतलब डिके हो ही ना। अनंत का मतलब क्या रहा कि मतलब उसका समय ही नहीं है डिके होने का, क्षय होने का। तो किसी का भी जो जीवन काल है, किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का जीवन काल कितने से कितना हो सकता है, 0 से इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता, वो सॉरी माइनस में नहीं हो सकता। तो औसत है जो उसकी जीवन है, उसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। किस तरह से निकाल सकते हो बताओ औसत? औसत किस तरह से निकालते हो? जैसे कि माध्य आयु को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर T0 से रिप्रेजेंट कर दिया, माध्य आयु को हमने रिप्रेजेंट कर दिया T0 से, तो वो होगा समय का औसत। समय का औसत हम इस तरह से निकालेंगे TDN अपॉन DN, इस तरह से पूरा औसत आ जाएगा। और यहाँ पर जो परमाणु की संख्या है इस तरह से आ जाएगा TDN, लेकिन यहाँ पर ये आएगा इस तरह से TDN अपॉन DN। क्यों पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, इस चीज का पता चल जाएगा अभी। तो माध्य आयु का जो फॉर्मूला रहा ये रहा। तो देखें इसमें, चूंकि रदरफोर्ड, इधर देखो पहले, रदरफोर्ड सोडी संबंध से, रदरफोर्ड सोडी संबंध से कितना हम जानते हैं, n इक्वल टू n0 e की पावर में माइनस के लैम्डा t, इसको जानते हैं। यहां से dn की हमें जरूरत होगी, तो dn इक्वल टू हम निकालें n0 e की पावर में माइनस के लैम्डा t, अंदर का करेंगे माइनस के लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा dt, इस तरह से। तो यहाँ पर dn अगर हम निकालेंगे मोड करके, पॉजिटिव चाहिए हमें, n0 e की पावर में माइनस के लैम्डा t, लैम्डा यहाँ लिख दिया, और dt, dn मोड का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, ये है, इसकी हमें चाहिए नहीं वैल्यू, तो समीकरण इसको 1 और इसको बोल दिया हमने 2, ठीक है, या 2 इसको बोल दो भले, और इसको बोल दिया हमने 3। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, T0 इक्वल टू हो जाएगा, T तो है ही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू डालेंगे dn की, लैम्डा n0 e की पावर में माइनस के लैम्डा t, और ये कितना हो जाएगा dt अपॉन में, इसको डालेंगे dn क्या है, dn की वैल्यू अगर हम डालें तो ये एक तरह से पूरी वैल्यू आएगी। पर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ही तो औसत होती है। तो यहाँ पे समय का औसत निकाल रहे हैं, समय का योग बटे, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, dn के सापेक्ष। तो टोटल परमाणु dn को अगर आप जोड़ोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो टोटल पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, इन पार्टिकल्स की संख्या कितनी है dn की, यहाँ पर 0 से n0, 0 से n0, कितनी बचेगी यहाँ पर पार्टिकल्स की संख्या, ये टोटल n0 बचेगी। इस तरह से लिख सकते हैं। तो T0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n0 से n0 गया, t को नहीं निकाल सकते, लैम्डा को बाहर निकाला, t e की पावर में माइनस के लैम्डा t और dt। यहाँ पर समय की लिमिट लिखेंगी, समय कितने से कितना हो सकता है, 0 से इनफाइनाइट समय हो सकता है। जो समय जो होगा पार्टिकल्स का वो कितने से कितना हो सकता है, 0 से इनफाइनाइट तक यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये लिख दिया, n0 से n0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेटेड करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, तो T0, t को स्थिर रखा, इसका करेंगे e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन माइनस के लैम्डा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा t, और t के गुणांक हमने क्या दे दिया,
भाग दे दिया और dt। इस तरह से यहाँ पर भी लिमिट 0 से इनफाइनाइट और यहाँ पर भी लिमिट कितनी लग जाएगी 0 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पर बता सकते हो आप कितना आएगा, जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा t इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। कैसे बताओ जरा, माइनस की 1/लैम्बडा तो हमने बाहर ले लिया, t इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा टी पर हम लिमिट लगा रहे हैं इनफाइनाइट और 0। यहाँ पर इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस अपॉन लैम्बडा, इसको करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस की लैम्बडा टी अपॉन 1 माइनस लैम्बडा आएगा तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर, सीधा लिख दिया मैंने इसको, और इस पर लिमिट लग जाएगी 0 से इनफाइनाइट। अब दो इंटीग्रेशन पर लिमिट हमें पुट करनी है, तो इस पर लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो ही रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। एक इनफाइनाइट लगाने पर कितना हो रहा है, इनफाइनाइट इंटू ई की पावर में माइनस के इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन 1 ई की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, तो यानी कि अनिधार्य रूप बन गया जब अनंत लिमिट को लगा रहे हैं। तो किस तरह से लिमिट लगाओगे इस पर, फिर यहाँ पर डीएलएचआर रूल लगता है, टी अपॉन ई की पावर माइनस लैम्बडा टी पर हमें लिमिट लगानी है इनफाइनाइट, लिमिट इनफाइनाइट पुट करनी है, तो इनफाइनाइट पुट करने पर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है। तो डीएलएचआर रूल जो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, उसमें क्या करते हैं, अंश का अवकलन अपॉन हर का अवकलन, अंश का अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपॉन हर का अवकलन कितना हो जाएगा, ये हर का अवकलन हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, अंश का अवकलन अपॉन हर का अवकलन, और उसके बाद लिमिट हम इनफाइनाइट पुट करते हैं, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, t टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें पुट करते हैं तो कितना आएगा बता सकते हो, सॉरी जब इसको नीचे ले गए तो ये प्लस चलेगा, ठीक है, नीचे ले गए तो प्लस चलेगा, तो t की पावर इनफाइनाइट, अब 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि अब 0 बचेगी, तो हम सीधा लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन लैम्बडा, जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 आएगा, और 0 पुट करेंगे तब भी कितना आएगा 0 आएगा, ये लिमिट 0 माइनस के 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, इसमें इनफाइनाइट पुट करेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा यानी कि 0, और जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा। तो कितना बचा हमारे पास, t नॉट इक्वल टू कितना आया, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर कितना आया, ये एक चीज रह गई थी यहाँ पर, ये तो चल ही रहा था, इसके पूरे बाहर और चल रहा था लैम्बडा, ये लैम्बडा और चल रहा था बाहर, ठीक है, इसके पूरे के बाहर चल रहा है लैम्बडा, लैम्बडा और चल रहा है इसके बाद, तो ये तो 0, यहाँ पर माइनस माइनस में है, माइनस माइनस प्लस में 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, और लैम्बडा जाएगा तो 1 अपॉन कितना बचेगा लैम्बडा, तो माध्य जो आयु आई है वो कितनी आएगी, टी नॉट इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो इसमें पहले लिखें, कोई परमाणु अथवा नाभिक जितने समय के लिए सक्रिय रहता है, कोई परमाणु अथवा नाभिक जितने समय के लिए सक्रिय रहता है वह उसका जीवन काल कहलाता है, कोई परमाणु अथवा नाभिक जितने समय के लिए सक्रिय रहता है वह उसका जीवन काल कहलाता है, तथा जीवन काल का मान 0 से इनफाइनाइट तक हो सकता है, जीवन काल का मान 0 से इनफाइनाइट तक हो सकता है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, किसी तत्व की माध्य आयु का मान, किसी तत्व के माध्य आयु का मान सभी परमाणुओं की आयु का योग, किसी तत्व की माध्य आयु का मान सभी परमाणुओं की आयु का योग, सभी परमाणुओं की आयु का योग एवं कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है,
सभी परमाणुओं की आयु का योग एवं कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे सामान्यतः टी नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे सामान्यतः टी नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात टी नॉट इक्वल टू इस तरह से लिखना पहले, अर्थात टी नॉट इक्वल टू सभी परमाणुओं के आयु का योग अपॉन कुल परमाणुओं की संख्या। इसको इक्वल में इस तरह से लिख लेना, इक्वल टू टी डी एन अपॉन में कितना हो जाएगा, कुल परमाणु की संख्या एन नॉट। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1 और पूरा लिख दें इसको। डीएन की वैल्यू निकालकर उसमें पुट की है और इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालो, माध्य आयु व अर्ध आयु में संबंध। फोर्थ पॉइंट है माध्य आयु पढ़ लिया हमने, माध्य आयु जिसको हम लिखते हैं टी नॉट व अर्ध आयु टी हाफ में संबंध। माध्य आयु व अर्ध आयु में संबंध नेक्स्ट हेडिंग है, ये निकाल सकते हो खुद भी, कोई ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि दोनों के फॉर्मूले आपको पता है। तो उसमें डिवाइड करके हमें या वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों में रिलेशन। देखो कैसे निकालोगे। वी नो दैट कितना कि टी हाफ इक्वल टू कितना था 0.693 अपॉन लैम्बडा। अर्ध आयु कितनी थी हमारे पास, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। एवं माध्य आयु एवं मीन लाइफ कितनी थी, टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कितनी थी 1 अपॉन लैम्बडा, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन 1 में 1 अपॉन लैम्बडा, समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 और 1 अपॉन लैम्बडा के स्थान पर कितना लिख देंगे, टी नॉट। तो अर्ध आयु और माध्य आयु में कितना रिलेशन हो जाएगा, ये वाला रिलेशन हो जाएगा। लिख दें इसको।
टी हाफ इक्वल टू 0.693 टी नॉट। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना, देखिए क्वेश्चन, रेडियम के किसी समस्थानिक की अर्ध आयु, क्वेश्चन लिखें, रेडियम की किसी समस्थानिक की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। रेडियम के किसी समस्थानिक, कोई सा भी समस्थानिक हो सकता है जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान होंगे, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, वो सभी क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो टी हाफ इक्वल टू कितना दे रखा है, 1600 वर्ष है। तब इसका क्षयांक व माध्य आयु ज्ञात कीजिए। तब इसका क्षयांक व माध्य आयु ज्ञात कीजिए। कर सकते हो क्या, क्षयांक व माध्य आयु? तो माध्य आयु तो यहां से भी निकाल सकते हो आप। किस तरह से, टी नॉट निकालना है हमें, टी हाफ आपको दे रखा है, तो 1600 में भाग देना है 0.693 का, तो यहां से टी नॉट निकल सकता है। और लैम्बडा निकालने के लिए तो आंसर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि टी हाफ इक्वल टू कितना होता है 0.693 अपॉन लैम्बडा, तो यहां से लैम्बडा इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना करना होगा आपको, टी हाफ करना होगा। टी हाफ की वैल्यू जो भी है उसको डालकर 0.693 अपॉन कितना 1600 इसको डालोगे, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वर्ष इनवर्स में आ जाएगा, ईयर इनवर्स में। और यदि आपके पास लैम्बडा है, लैम्बडा आ गया, तब भी आप माध्य आयु निकाल सकते हो। कैसे, एवं माध्य आयु टी नॉट इक्वल टू किससे निकाल सकते हो, 1 अपॉन लैम्बडा से भी निकाल सकते हो, लैम्बडा आ गया, या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि आपके पास टी हाफ है, उसमें 0.693 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास टी नॉट। किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो करें इसको कंप्लीट पहले और बताएं कि क्षयांक का मान कितना आ रहा है। क्षयांक लैम्बडा का मान ये आपका आएगा 43.3 इंटू 10⁻⁻⁵ वर्ष इनवर्स आएगा। और टी नॉट जो आएगा आपका अर्ध आयु, वो कितनी आएगी यहां पर 2310 वर्ष। कितना आएगा 2310 वर्ष, माध्य आयु इतनी आएगी। दोनों क्वेश्चंस के ये आंसर है, कंप्लीट करना उसको कैलकुलेट करके कि क्या ये आ रहे हैं, बताना मेरे को। उसके बाद करें इसको कंप्लीट, यहां तक लिखें इसको पूरा कंप्लीट। कर लोगे इसको कैलकुलेट। इसके बाद क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, बिन में यूरेनियम 238, बिन में यूरेनियम 238 6 होकर, बिन में यूरेनियम 238 6 होकर क्रम से 90 थोरियम 234, क्रम से 90 थोरियम 234, 91 पोलोनियम 234, 91 पोलोनियम 234, बिन में यूरेनियम 234, बिन में यूरेनियम 234, बिन में यूरेनियम 234 एवं 88 रेडियम 226। इस तरह से दे रखे हैं कि एक परमाणु है वो लगातार विकटित हो रहा है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या को चेंज हो रहा है, कर रहा है। तो पहले वो इसमें चेंज हुआ, इसके बाद ये इसमें चेंज हुआ, इसके बाद ये इसमें चेंज हो रहा है। इस तरह से ये लगातार एक दूसरे में क्या होते हुए जा रहे हैं, चेंज होते हुए जा रहे हैं। इस तरह से आपको एक अभिक्रिया दी हुई है में विभक्त होता है
तब इनके निर्माण में कौन कौन से कण उत्सर्जित होंगे, तब इनके निर्माण में कौन कौन से कण उत्सर्जित होंगे। तो देखें कि एक बिन में यूरेनियम 238 है, पहले इसमें बना, थोरियम में, फिर पोलोनियम में, फिर यूरेनियम 234 बना रहा है, ठीक है, और रेडियम। तो यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन का क्रमांक देखना है, उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो देखो बिन में यूरेनियम 238, तो यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या में 2 की कमी हुई है, यानी कि 2 तो प्रोटॉन निकले हैं, न्यूट्रॉन्स, और ऊपर द्रव्यमान संख्या में कितनी की कमी हुई है, 4 की, मतलब 2 तो प्रोटॉन निकल गए, 2 न्यूट्रॉन निकल गए होंगे, क्योंकि ये कितना होता है, इक्वल टू n+z, तो टोटल 4 की कमी हुई है, तो 2 तो इसकी हो गई, 2 किसकी हो गई, न्यूट्रॉन्स की, मतलब यहाँ पर कौन निकला होगा, हम कह सकते हैं अल्फा कण निकला होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स देखने हैं, तो बिन में से 91 हुआ है, बिन में से 91 हुआ है, तो आवेश संरक्षण के नियम से प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, देखो ध्यान से देखना, द्रव्यमान संख्या सेम बनी हुई है, मतलब n+z तो कांस्टेंट बना हुआ है, 234 बना हुआ है। यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 90, और यहाँ पर कितनी हो गई, 91, यानी कि एक प्रोटॉन बढ़ा है, जबकि टोटल ये तो कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन किस में चेंज हुआ है, प्रोटॉन में चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर कौन सा कण निकला होगा, ई नेगेटिव कण निकला होगा, मतलब साथ में यहाँ पर कौन सा कण है, बीटा नेगेटिव। ई नेगेटिव या हम लिख सकते हैं बीटा नेगेटिव का कण का यहाँ पर क्या हुआ है, 6 हुआ है। आप देख भी सकते हो एक बार कि यहाँ पर बीटा नेगेटिव है। आवेश संरक्षण का नियम, यहाँ पर 90 ई आवेश होगा, यहाँ पर 91 प्लस माइनस ई, तो 90 ही आवेश हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम लग रहा है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर बताओ 91 से 92 हुआ है, यहाँ पर फिर से एक प्रोटॉन बढ़ा है, और द्रव्यमान संख्या सेम बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन फिर से, एक न्यूट्रॉन फिर से किसमें चेंज हुआ है, प्रोटॉन में, और फिर यहाँ पर भी कौन सा कण निकलेगा, बीटा नेगेटिव कण ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, सेम बना हुआ है। यहाँ पर बताओ कितने की कमी हुई है, यहाँ पर तो 4 प्रोटॉन की कमी हो गई, 92 से 88 हो गया, 4 प्रोटॉन की कमी हुई है, और न्यूट्रॉन की कितनी कमी हुई है, 4, टोटल 8 की कमी है, तो टोटल 8 की कमी है, तो 4 तो प्रोटॉन की होगी, तो 4 किसकी होगी, न्यूट्रॉन की। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन को, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की 2 जोड़े हो गए, मतलब 2 अल्फा कण यहाँ पर क्या होंगे, एमिट हुए होंगे। जब इससे ये बना है, यहाँ से 2 अल्फा कण निकले हैं, जब इससे ये बना था तो एक इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन निकला था, और यहाँ पर फिर अल्फा कण निकला था। इसी तरह से लिख दो इसको, बस उसके आवेश संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हुए हमें उस रिएक्शन को देखना होगा। कौन कौन सा, एक तो द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम यानी ए का नियम, और एक आवेश संरक्षण का नियम क्यू को देखते हुए लिखना होगा। बस लिखते हैं इसको, ठीक है। यहां तक आपका ये कंप्लीट हुआ, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।